अस्सलामुअलैकुम। आज हम फैसलाबाद में आपको एक मॉडर्न डेयरी फार्म विजिट करवाने जा रहे हैं। हम आपकी वहाँ पे मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर ज़ियाउल कासमी साहब, जो वहाँ पे फार्म मैनेजर हैं, और हम उनसे मालूमात करते हैं कि जदीद डेयरी फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा तारुफ़ करवा दें। मेरा नाम जी डॉक्टर ज़ियाउल कासिम है। मैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट में एज अ डेयरी फार्म मैनेजर यहाँ पे नया लाहौर पैंसरा के पास डेयरी फार्म को मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है। और ये यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ पे काम एज अ मैनेजर कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन प्योर ब्रेड हॉर्स एंड फ्रीजियन एनिमल है। तो डॉक्टर साहब वैसे आपने डेयरी कब स्टार्ट की है? ये डेयरी फार्म 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2019 में इसमें पहली इंपोर्ट आई थी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स की। तो ये बेसिकली स्टार्ट तब से हुआ है। इसकी हिस्ट्री में ये है कि यहाँ पे पहले कुछ क्रॉस ब्रेड एनिमल्स और कुछ बफलोस थी जो कि एक कन्वेंशनल सिस्टम के तहत, जो पुराना सिस्टम है उसके तहत रखी हुई थी। लेकिन अब इस टाइम इन एनिमल्स को प्रॉपर्ली मॉडर्नाइज किया गया है। हमने क्रॉस ब्रेड एनिमल्स को कन्वर्ट किया है, हमने उनको उनकी जगह रिप्लेस किया प्योर ब्रेड एनिमल्स को। तो डॉक्टर साहब आपने कब एनिमल इंपोर्ट किए हैं? हमारी बेसिकली 2 इंपोर्ट्स इस टाइम पर आई हैं। एक हमारी अमेरिकन इंपोर्ट आई है और एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स की इंपोर्ट आई है। पहली इंपोर्ट हमारी ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स की थी 2019 में जो आई थी। सेकेंड इंपोर्ट हमारी 2020 और 21 में आई है जो कि अमेरिकन एनिमल्स की है। तो आपने किस कंपनी से एनिमल इंपोर्ट किए थे? तो जी डॉक्टर साहब इंपोर्ट का क्या तरीका है एनिमल इंपोर्ट का ना? एनिमल इंपोर्ट के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। मुख्तलिफ फार्मर्स मुख्तलिफ तरीक़ों से इंपोर्ट एनिमल्स करा रहे हैं। कुछ एजेंट्स हैं, जो कुछ कंपनीज़ हैं जो एनिमल्स इंपोर्ट करके देती हैं, और कुछ लोग खुद से ही अपनी इंपोर्ट करवाने की कोशिश भी करते हैं। इंपोर्ट कराए थे ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स भी प्रो फार्म से करवाए थे और अमेरिकन एनिमल्स भी। इसके अलावा और भी तरीक़ाकार हैं। प्रो फार्म बाय शिप एनिमल्स को लेके आता है, बाय एयर भी एनिमल्स आ रहे हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां बाय एयर डच एनिमल्स को लेके आ रही हैं, और जो ज़्यादातर तरीका है पाकिस्तान में ज़्यादा एनिमल्स जो हैं बाय शिप ही आ रहे हैं। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एनिमल तो प्रो फार्म है। तो आपने किस कंपनी से एनिमल इंपोर्ट किए हैं? हमने प्रो फार्म पाकिस्तान से ही दोनों बार ही हमारे 50-50 एनिमल्स की जो 2 शिपमेंट्स आई हैं वो दोनों बार ही एनिमल्स जो है वो प्रो फार्म से थे। इसके अलावा हमने अनजॉइंट हिफर्स यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं थी, ओपन हिफर्स थी 12, 13, 14 महीने की, वो भी हमने प्रो फार्म पाकिस्तान से इंपोर्ट किए थे। चलो, तो अभी आपके पास टोटल जानवर कितने हैं? इस टाइम हमारे पास टोटल हर्ड 300 एनिमल्स का है। उसमें हमारे पास कोई 50 के करीब बफ भी हैं। हमारे पास बफ का लैदा शेड है। हमारे पास बेसिकली 3 शेड हैं। एक शेड हमारा काउस के लिए है जो कि 250 काउस को रख सकता है। उसके अलावा हमारा एक 100 एनिमल का बफ सेक्शन वाला भी एक शेड है जो बफ के लिए मुख्तस है। उसमें हमने 50 के करीब बफ रखी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ फैटनिंग बुल भी हैं, तो 20 के करीब हमने फैटनिंग बुल भी रखे हुए हैं। कुछ बकरियां भी रखी हुई हैं। तो ये एक मिला के एक मॉडर्न डेयरी फार्म के साथ साथ एक लाइव स्टॉक फार्म भी है। तो डॉक्टर साहब अभी आपके कितने जानवर मिल्किंग में हैं? इस टाइम हमारे, क्योंकि ये ड्राई सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में ज़्यादा एनिमल ड्राई होते हैं। हमारे पास तकरीबन 60 के करीब एनिमल्स जो हैं मिल्की में हैं। तो पर डे प्रोडक्शन क्या आ रही है आपकी? हमारी तकरीबन इस टाइम 1650 लीटर पर डे प्रोडक्शन चल रही है। चलो माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आप का मिल्किंग सिस्टम क्या है और कितने टाइम में आप एनिमल की मिल्किंग कर रहे हैं? मिल्किंग सिस्टम के लिए हमारे पास एक मिल्क लाइन लगी हुई है 10 पॉइंट्स की। 10 पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारे एक साइड पर 10 जानवर लगते हैं और वो जो लाइन है वो शिफ्ट होती रहती है। तो वो हमारी लाइन लगी हुई है डीलावाल की। उसके बाद हमारे पास 2 चिल्लर्स हैं। चूँकि एक चिल्लर से हमारा मैनेज नहीं हो रहा था, हमने 2 चिल्लर रखे हुए हैं, और हमारी कलेक्शन डायरेक्ट लाइन से चिल्लर में जाती है, और चिल्लर से कलेक्शन टीम जो आती है, कंपनी आती हैं, वो उनको हम दूध खवा देते हैं। तो बाकी डॉक्टर साहब आप फीड को कैसे मैनेज कर रहे हैं? इतने एनिमल आपने रखे हुए हैं,
तो फीड को कैसे मैनेज कर रहे हैं हम? फीड में क्या क्या दे रहे हैं एनिमल को ना? तो सब फीडिंग मैनेज करना और थ्रू आउट द ईयर इसको मैनेज करना और इतने बड़े हर्ड को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए एक ख़ास पूरे साल की हमारे पास प्लानिंग होती है। उसके लिए हमने पूरे साल के लिए हमने तकरीबन 140 एकड़ मकई की काश्त को रखना होता है। हमारे पास इतनी ज़मीन नहीं है कि हम ये इतनी सारी मकई अपने पास ही काश्त कर सकें, तो हम मकई को पूरे साल के साइलेज के लिए परचेज़ करते हैं। और बाकी जो हमारा वंडा सिस्टम है उसके लिए हमने एक फीड मिल लगाई हुई है। वो फीड मिल हमारे पास यहीं पे लगी हुई है, फार्म शेड के अंदर है, फार्म के अंदर है। और वहाँ पे हमारा वंडा तैयार होता है और वो हमारे पास तैयार वंडा आता है, उसको हम मैनुअली मिक्स करते हैं साइलेज में और बाकी इंग्रेडिएंट्स में। तो इस तरह फीड होता है। डॉक्टर साहब, आपकी सैलेड की कास्ट क्या आ रही है और वनडे की कास्ट क्या आ रही है जो आप खुद ही तैयार करवा रहे हैं इधर ना? तकरीबन हमारे पास जो वंडा तैयार हो रहा है मुख्तलिफ ग्रुप हैं, तकरीबन 8 ग्रुप हैं इस टाइम हमारे पास जो हैं। और हर ग्रुप का जो प्राइस है वो डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन के एनिमल्स की रिक्वायरमेंट कैसी हैं उस हिसाब से। जबकि साइलेज जो है वो तकरीबन हमें 6 रुपये पर के जी तैयार पड़ता है अगर हम देखें, क्योंकि हमारी परचेजिंग भी उसी में है। उसकी हमने कटाई करवानी है, कुतराई, प्रेसिंग, उसको डंप करवाना है, फिर उसके ऊपर स्प्रेज होते हैं डिफरेंट इनोकुलेंट्स के, सारा मिला के तकरीबन 6 रुपये पर के जी हमें कॉस्ट पड़ती है साइलेज की। तो डॉक्टर साहब, आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? डेयरी को बढ़ाने का या आपने 300-400 एनिमल तक ही रुक जाना है? तो अभी क्या प्लान है? डेयरी बेसिकली ऐसा बिजनेस है जो बढ़ता रहता है अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा यही प्लान है कि हम इस शेड के साथ एक और शेड तैयार करें जो तकरीबन 300 फुट का हो, ताकि हमारे पास, क्योंकि जितने एनिमल्स हैं उतने तकरीबन शेड हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ और वैकेंसी नहीं है। तो हम आगे एक शेड बना रहे हैं और होप्स हो कि हम उसके साथ साथ एक और सेक्शन का अलग शेड बनाएंगे। चलो माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, कोई नए फार्मर के लिए कोई पैगाम, भाई डेयरी कैसा बिजनेस है या लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है? तो नए फार्मर के लिए कोई पैगाम? डेयरी फार्म ऐसा ही बिज़नेस है, इसके बारे में देखें कि नबियों ने भी ये काम किया है। तो प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, लेकिन प्रॉफिट उस सूरत में नहीं मिलता जिस सूरत में आपको किसी और बिज़नेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि इस बिज़नेस में आपका जो प्रॉफिट है वो इन दी फॉर्म ऑफ लाइव एनिमल्स है। यानी कि आपके जो गाय है उसने बच्चा दिया, उसने 2 साल बाद एक गाय बननी है, तो ये आपका प्रॉफिट होता है। दूध की शक्ल में अगर आपके खर्चे निकल आते हैं और ऊपर से कुछ परसेंटेज बच जाती है, तो वो जो परसेंटेज बचती है वो बोनस ही है। तो ये प्रॉफिट इस तरह, इसलिए जो होली सोली अगर आप रिलाय करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। कुछ पहले 3-4 साल आप नहीं कर सकते होली सोली अपने डेयरी फार्म पर डिपेंड। आपके लिए आपके पास एक और बिज़नेस होना चाहिए, लेकिन 3 से 4 साल के बाद आप इस मकाम पे होते हैं, चाहे आपके 50 जानवर शुरू में थे, चाहे 100 थे, चाहे आपने 5 से शुरू किया था। तो 3 साल से 5 साल के बाद आप इस मकाम पे होते हैं कि आपकी डेयरी ही आपको चला सकती है, आपके घर को चला सकती है। चलो माशाल्लाह। वैसे एक जो जानवर है वो कितने अरसे में अपनी कास्ट पूरी कर जाता है? तकरीबन अगर एक एनिमल अच्छा प्रोड्यूसर है और वो अपनी प्रोडक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर रहा है, देखना उसका लैक्टेशन साइकिल है, उस लैक्टेशन साइकिल में वो स्टार्ट से एंड तक अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहा है, तो तकरीबन 2 लैक्टेशन में, और अगर 2 लैक्टेशन में उसने बछड़ियाँ भी दे दी तो 100 रुपये तो आगा। तो 2 लैक्टेशन में एक एनिमल अपनी कॉस्ट को ऑलमोस्ट पूरा कर जाता है। उसके बाद वो एनिमल भी आपके पास प्रॉफिट की फार्म में है, उसने जो 2 बच्चे दिए हैं वो भी प्रॉफिट की फार्म में है, उसका जो पहला बच्चा है वो प्रेग्नेंट होकर तैयार होने वाला होगा, तो ये सब आपकी प्रॉफिट की फार्म में आता है। तो एक नया फार्मर डेयरी फार्म लगाना चाह रहा है तो वो उसको कम से कम कितने एनिमल से स्टार्ट लेना चाहिए? जो फार्मिंग है वो 10 जानवरों से भी शुरू हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपके पास एक खास अमाउंट है और आप उसके जानवर खरीद लो। आपको जानवर रखने के लिए जगह की भी तैयारी ज़रूरी है, उसको मॉडर्न बनाना भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपने उनकी फीडिंग को मैनेज भी करना है। तो इन सब चीज़ें का ये सब चीज़ें आपके पास हैं, तो जितनी चीज़ों को आप फीडिंग को जितना मैनेज कर सकते हैं, अगर आप 10 जानवरों की फीडिंग को एक साल में पहले साल मैनेज कर सकते हैं तो 10 जानवर से स्टार्ट करें। अगर आप 50 जानवर से एक फीडिंग को सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो आप 50 जानवर शुरू करें। अगर रही मॉडर्न डेयरी फार्म की, अगर आप प्योर एनिमल्स पे काम करना चाहते हैं
तो उनकी डिमांड में है कि उनको आप शावरिंग, फैंस और शेड प्रॉपर दें। तो उस हिसाब से अगर हाउसिंग को मैनेज करके अगर एनिमल्स आपने रखने हैं और प्योर रखने हैं, जो कि डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 50 एनिमल्स रखने चाहिए, ताकि वो एनिमल्स एक तो आपको एक अच्छी मिल्क की एवरेज दें जो आपकी फीड कास्ट को मेंटेन कर रही हो और बैलेंस कर रही हो, और साथ में वो एनिमल्स आपके हर्ड साइज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, ताकि जो आपने शेड बनाया है जो कि कम से कम 100 एनिमल्स का अच्छा मॉडर्न अमेरिकन स्टाइल में डेयरी फार्म बनता है, उस शेड को अकोबाई भी कर लें। ये ना हो कि आप सिर्फ आपके पास कॉस्ट कम है, आपने ज़्यादा कॉस्ट हाउसिंग पे लगा दी जो कि सबसे ज़्यादा नेसेसिटी है, और आपने एनिमल्स कम इंपोर्ट किए, तो 1 साल के बाद 10 एनिमल पे पर एनिमल शेड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी। जैसे इसके कि आप 50 जानवर रखेंगे तो उनकी शेड कॉस्ट बहुत कम होगी। तो डॉक्टर साहब बाकी एंड पे ये भी थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर दें, कुछ फार्म ऐसे होते हैं जो फ्लॉप हो जाते हैं, उसकी रीज़न क्या है? डेयरी फार्म के फ्लॉप होने की रीज़न वो नहीं है जो कि एक पोल्ट्री फार्म के फ्लॉप होने की रीज़न होती थी। यहाँ पे मोर्टेलिटी और डिजीज़ ऑलमोस्ट कंट्रोल होता है। एनिमल का जो है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट तो है, लेकिन बहुत सी मेजरमेंट्स होती हैं और मैनेजमेंटल इश्यूज होते हैं जो कि एक डेयरी फार्मर चला नहीं सकता। आपको डेयरी फार्म स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। जब फार्मर फॉर एग्जाम्पल आपने फीड को प्रॉपरली साल के शुरू में आपने नहीं रखा प्लानिंग में, आपका फीड के इशूज़ है जिस वजह से मैंने इशूज़ आपके क्रिएट हो गए, उस वजह से फार्म फ्लॉप होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले ही साल में हमने प्रॉफिट लेना शुरू कर देना है, और एक फार्मर ने अपना गेन बनाया कि मैं यहाँ से प्रॉफिट लूँगा, और उसको वो प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो डिसहार्ट हो जाता है पहले साल में, और उस वजह से भी वो फार्म छोड़ देता है। थर्ड, ब्रीडिंग इशू भी बहुत बड़ा है फार्म पे फ्लॉप होने का, कि एनिमल्स आ जाते हैं, दूध भी दे रहे होते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होते। जब प्रेग्नेंट नहीं होंगे और उन्हें अपने ख़ास दिनों तक ही अच्छा दूध देना है, उसके बाद वो डेफिनेटली एनिमल किसी काबिल नहीं है, नया बच्चा नहीं देंगे तो फ्लॉप ही होंगे। तो ये कुछ इशूज़ हैं। उसके अलावा जो फार्मर है वो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, और आखिरी इशू है वो लेबर का है। बाद लेबर ही मैनेज नहीं होती, काम करने वाले बंदे ही नहीं होते, जिस वजह से फार्म फ्लॉप हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई फार्मर के लिए कोई अहम बात, कोई अच्छा मशवरा जैसे वो अपने इस बिज़नेस को रन कर सके और कामयाब हो सके? फार्म को प्रॉपरली मैनेज करें। मशवरा यही है कि अच्छे प्रोफेशनल से काम करवाएं जो कि काम करना जानते हैं। प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करें, वो आपको अच्छा काम करके देगा, एनिमल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। और प्रॉफिट की जो सूरत हाल है, जो क्राइटेरिया, उसको ज़रूर समझें।